दोस्तों म्यांमार में सिविल वॉर 1 फरवरी को फोर्थ ईयर में एंटर कर गया और इस कॉन्फ्लिक्ट का दूर दूर तक भी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच भारत की होम मिनिस्ट्री ने एक बड़ा फैसला किया है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये ऐलान किया है कि भारत और म्यांमार के बीच होने वाली फ्री मूवमेंट को स्क्रैप किया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री ने यह फैसला देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि म्यांमार के बॉर्डर पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी ये कदम बहुत जरूरी है। फ्री मूवमेंट रिजीम को रिकंसिडर करने का लेटेस्ट ट्रिगर मेथड 2023 में स्टार्ट हुआ था, जब मणिपुर क्राइसिस बहुत तेजी से आग पकड़ रही थी। कुछ टाइम पहले ही होम मिनिस्ट्री ने इस बॉर्डर को फेंस करने के भी ऑर्डर दिए थे। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको स्क्रैप करने के प्रोसेस में थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इसका इमीडिएट सस्पेंशन रिकमेंड किया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है, इसके कंटिन्यू होने से भारत पर क्या खतरा मंडरा रहा है, फ्री मूवमेंट रिजीम के खत्म होने से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, भारत और म्यांमार के बीच इसको लेकर क्या टेंशन चल रही थी और ये सभी टेंशन इस रीजन के फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आइए शुरू से शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2021 की सुबह थी। म्यांमार की संसद को पिछले नवंबर में हुए चुनाव के तहत अगली सरकार बनानी थी। आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने कुल सीटों में से 83% सीटें हासिल करते हुए भारी जीत हासिल की थी। नोबेल पीस प्राइज विजेता आंग सान सू 2015 का चुनाव जीतने के बाद से म्यांमार की सिविलियन लीडर थी, लेकिन म्यांमार की मिलिट्री तातमदाव ने वास्तव में कभी सत्ता छोड़ी ही नहीं थी। साल 2008 में अपनाए गए संविधान के तहत इसने आर्म फोर्सेस पर नियंत्रण बरकरार रखा और अपने कमांडर इन चीफ और मेन कैबिनेट मिनिस्टर को नियुक्त किया। दोस्तों ऐसा उसने ये इंश्योर करने के लिए किया जिससे उनकी मिलिट्री सिविलियन अथॉरिटी से बाहर रहे। फिर नवंबर 2020 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी भारी बहुमत से जीत चुकी थी, लेकिन तातमदाव के जनरल्स ने इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसने देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तर्क देते हुए रिजल्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ये रिजल्ट फर्जी है और इससे पहले संसद इलेक्शन रिजल्ट को एग्जीक्यूट कर पाती, म्यांमार की आर्मी ने संसद की बिल्डिंग को घेर लिया और मिस आंग सान सू की, प्रेसिडेंट यू मिन माइंट और कैबिनेट मिनिस्टर सहित कई क्षेत्रों के चीफ मिनिस्टर, दूसरे राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को घेर लिया। सेना ने इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अपना संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए प्रमुख संस्थानों पर नियंत्रण कर लिया और साथ साथ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट निलंबित कर दिए। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई। इंटरनेट एक्सेस को भी बंद कर दिया गया। शेयर बाजार और बैंक बंद हो गए। लोगों के बीच घबराहट होने लगी, जिसके चलते एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग गई। देश के सबसे बड़े शहर और पूर्व राजधानी रंगून में लोग खाने और दूसरी चीजों को स्टॉक करने के लिए बाजारों की ओर भागे। दोस्तों 17 फरवरी 2021 को हजारों लोग मिलिट्री कू के विरोध में रंगून में इकट्ठा हुए। हफ्तों से चल रहे प्रोटेस्ट ने 20 फरवरी 2021 को एक डेडली टर्न ले लिया, जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार डाला, जिसमें एक 16 साल का लड़का भी शामिल था। 2 दिन में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ते गए, सेना हिंसा पर उतारू हो गई और इससे पहले भी इस मिलिट्री ने 1988 के लोकतंत्र के आंदोलनों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाकर उनको भी कुचलने का काम किया था। आखिर मिलिट्री के ब्रूटल अटैक के जरिए इन प्रोटेस्ट को काफी हद तक दबा दिया गया। कई प्रदर्शनकारी देश के दूर दराज इलाकों में भाग गए, जहां उन्होंने दूसरे विद्रोही समूहों के साथ शरण ली। साथ ही इनमें से कई नई बनी पीपल्स डिफेंस फोर्स में शामिल हो गए और वहां से वो मिलिट्री के खिलाफ लड़ाई की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अप्रैल 2021 में एथनिक लीडर और इलेक्टेड ऑफिसर जो सेना के जाल से बचकर भाग निकले थे, उन्होंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का गठन किया। इसके नेताओं का कहना है कि वो सेना को सत्ता से हटाने के लिए और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने के लिए क्रांतिकारी युद्ध लड़ रहे हैं। शैडो गवर्नमेंट के कुछ नेता देश के विद्रोहियों के कब्जे वाले एरिया में काम करते हैं, जबकि दूसरे विदेशों से। मई 2021 में उन्होंने पीपल्स डिफेंस फोर्स की स्थापना की थी, जिसमें अब लगभग 60,000 सैनिक शामिल हैं और इसकी यूनिट्स आर्म एथनिक ग्रुप के साथ मिलकर तातमदाव से लड़ रही हैं। ये आर्म एथनिक ग्रुप सालों से सेल्फ रूल के लिए सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एनयूजी गवर्नमेंट का कहना है कि उसकी सेनाएं और एथनिक आर्मीज देश के लगभग आधे एरिया पर अपना नियंत्रण रखती हैं। दोस्तों अब आप म्यांमार की मिलिट्री कू की पृष्ठभूमि को समझ गए होंगे। दोस्तों म्यांमार की डिस्टर्बेंस ने आसपास के रीजन की स्टेबिलिटी को भी काफी इम्पैक्ट किया है। तब से लेकर आज तक हजारों शरणार्थी भारत समेत कई पड़ोसी देशों में जा चुके हैं। तो चलिए अब भारत की सिचुएशन पर गौर करते हैं। दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री भारत के 4 राज्यों यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगी है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर को 1967 में हुए बॉर्डर एग्रीमेंट द्वारा डिमार्केट किया गया था। यह अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर, नागालैंड में 215 किलोमीटर,
मणिपुर में 398 किलोमीटर और मिजोरम में 510 किलोमीटर लंबी है। ये बॉर्डर अपने आप में खास है। दरअसल इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का मेजर हिस्सा ब्राह्मीज ऑक्यूपेशन के अंडर था, लेकिन 1800 में ब्रिटिशर ने इनको यहाँ से खदेड़ दिया। फिर इसके बाद 1826 में दोनों पार्टीज के बीच ट्रीटी ऑफ यान्डाबुश साइन की गई, जिससे भारत और बर्मा की बाउंड्री का करंट अलाइनमेंट किया गया। लेकिन इस बॉर्डर ने यहाँ की सेम एथनिसिटी और कल्चर के लोगों को दोनों ओर बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल, नागालैंड और मणिपुर के नागा, मणिपुर और मिजोरम की कुकी चिन मिजो कम्युनिटी की राय लिए बिना ही उनको बाउंड्री के दोनों ओर बांट दिया गया। ये डिमार्केटेशन इतना अटपटा था कि बॉर्डर के कुछ हिस्सों में बाउंड्री लाइन कभी एक विलेज या कभी कभी तो एक घर को दो देशों के बीच बांट रही थी, जिसके चलते बॉर्डर एरिया में रहने वाले आदिवासी जैसे कि नागास, चिन, पोस, कुकरी और मिजो क्रॉस बॉर्डर रिलेशन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर के दोनों ओर ट्राइबल ग्रुप के रिलेटिव पाए जाते हैं। इसी परेशानी का समाधान करने के लिए दोनों देशों की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम को स्टैब्लिश किया गया। साल 1968 की एक सरकारी अधिसूचना ने सीमा के दोनों ओर 40 किलोमीटर तक लोगों के फ्री मूवमेंट को सीमित कर दिया था, जिसे साल 2004 में कम करके 16 किलोमीटर कर दिया गया। और एफएमआर के प्रावधान को आखिरी बार साल 2016 में संशोधित किया गया, जहां पर भारत म्यांमार के लोगों को 72 घंटे तक रुकने की अनुमति देता है, वहीं म्यांमार में भारतीयों को केवल 24 घंटे तक ही रुकना अलाउड है। अगर आप इंडो म्यांमार बॉर्डर पर गौर करते हैं तो आप पाएंगे कि पूरा बॉर्डर घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से गुजरता है, तो ऐसे में बॉर्डर फोर्सेस के लिए इस बॉर्डर को गार्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है। साल 2011-12 की एनुअल रिपोर्ट में होम मिनिस्ट्री ने पाया कि फ्री मूवमेंट रिजीम इंटरनेशनल बॉर्डर को बहुत ही आसान बना देता है, जिसका फायदा उठाकर कई इंसर्जेंट्स ग्रुप म्यांमार को सेफ हेवन की तरह यूज करते हैं और साथ ही इंटर बॉर्डर क्राइम जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग के साथ इंडियन सोइल पर माओइस्ट और इंसर्जेंट्स एक्टिविटी को भी अंजाम देते हैं। मणिपुर के पीएलए जैसे कई इंसर्जेंसी ग्रुप्स ने इस फ्री मूवमेंट का मिसयूज किया है। भारत और म्यांमार की सीमा ड्रग्स के गोल्डन ट्रायंगल की एज पर स्थित है। फ्री मूवमेंट के चलते भारत में ड्रग्स यहीं से भेजी जाती है। खास तौर पर मणिपुर के बॉर्डर टाउन मोरे से हीरोइन भारत में बड़ी मात्रा में एंटर होती है, जो यहाँ से एक बार देश में दाखिल होते ही इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग के जरिए पूरे देश में फैला दी जाती है। पास्ट में ड्रग्स के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में डेवलप होते इस रीजन के बारे में यूनाइटेड नेशन ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड भी अपनी रिपोर्ट्स में आगाह करते रहे हैं। यही कारण है कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाने की जरूरत है। दोस्तों, इन सब कारणों के चलते इस बॉर्डर को लेकर हमेशा से विवाद बना रहा है और समय समय पर फ्री मूवमेंट रिजीम विवादों में आता रहा है। दोस्तों, फरवरी 2021 के म्यांमार के coup ने दोनों देशों के संबंधों को बदल दिया। म्यांमार में इंस्टेबिलिटी भारत के लिए दोहरी चुनौती खड़ी कर रही है, जिसमें पहला है म्यांमार चाइना के करीब आ रहा है और दूसरी म्यांमार की घटनाओं का असर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी पड़ रहा है। ऐसे में म्यांमार की इस स्थिति में चाइना को यहाँ पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने में बहुत मदद मिल रही है। चाइना आर्थिक और रणनीतिक रूप से म्यांमार का प्रमुख भागीदार है और चाइना म्यांमार के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर में से भी एक है। साल 2022-23 में दोनों देशों के बीच $8.4 बिलियन का ट्रेड हुआ। चाइना दशकों से म्यांमार के लिए इन्वेस्टमेंट का एक प्रमुख स्रोत रहा है। 1988 और 2019 के बीच चाइना ने म्यांमार में $24 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है और फरवरी 2021 के coup के बाद भी पिछले 2 सालों में चाइना ने म्यांमार में $113 मिलियन का निवेश किया है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि चाइना के BRI के तहत चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर म्यांमार में चाइना का रणनीतिक रूप से सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। इस योजना में रेल और रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन भी शामिल है। साथ ही चाइना म्यांमार के कायाकापू में भी पोर्ट डेवलप कर रहा है, जिसे इंडियन ओशन में चाइना का बैकडोर माना जाता है। इन सब के अलावा म्यांमार की करंट सिचुएशन हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में शांति और अस्थिरता को लेकर चिंता पैदा कर रही है। दोस्तों, म्यांमार से भारत में शरणार्थियों का आना इस रीजन की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। म्यांमार से चीन और कुकी शरणार्थियों के आगमन से मेथाई और नागा में नाराजगी पैदा हो गई है। सितंबर 2020 में मणिपुर की अथॉरिटीज ने मोरा एरिया से 5500 म्यांमार नागरिकों में से 4300 को वापस भेज दिया है। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक कमेटी के मुताबिक माइग्रेंट्स का नंबर 2023 में 2187 हो गया है और उसी तरह मिजोरम में लगभग 40,000 माइग्रेंट्स को नोट किया गया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार को बॉर्डर करने वाले 4 इंडियन स्टेट में 44,000 डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट मौजूद हैं, जो कि म्यांमार से आए हुए हैं। और इसी बीच म्यांमार में ड्रग्स प्रोडक्शन की बढ़ोतरी ने इस रीजन की सिक्योरिटी को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। साथ ही मणिपुर क्राइसिस के बाद से मणिपुर और मिजोरम पहले ही ड्रग्स एडिक्शन और स्मगलिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मिजोरम का जोखावतर बॉर्डर टाउन नारकोटिक्स स्मगलिंग का सेंटर बन चुका है और यही कारण है कि आज होम मिनिस्ट्री ने फ्री मूवमेंट रिजीम को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग करके फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म कर देना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।